देखिए, आज हम बात करेंगे मानव तंत्र के बारे में। मानव तंत्र क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। किसी भी शरीर का तंत्र जो है वो सीक्वेंस वाइज बनता है और उसके लिए जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं सेल। हमको मालूम है कि सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सेल क्या हो जाएगी? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की मूलभूत फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। देखिए, जैसे कोई मकान होता है तो मकान बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है। जब सारी ईंटें आपस में मिल जाएगी तब दीवार बनेगी। जब सभी दीवारें आपस में मिल जाएगी तो कमरा बनेगा, और जब सभी कमरे आपस में मिल जाएंगे तो मकान बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर भी जो सबसे बेसिक यूनिट होगी, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, उसको हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोशिका बनाई। अब ये सेल जब आपस में मिलेगी, जब बहुत सारी सेल आपस में मिलेगी तो एक ग्रुप बन जाएगा सेल का। अब इस ग्रुप को हम बोलेंगे टिश्यू। तो देखिए, सेल जो होती है वो तो बेसिक यूनिट होती है। जब सेल आपस में कंबाइन हो जाएगी, कोशिका जब आपस में मिल जाएगी, तब बनेगा ऊतक। क्या बनता है? टिश्यू। इसको हम ऊतक कहते हैं हिंदी में। तो सेल से बना टिश्यू ऊतक बनेगा। एग्जाम्पल ऊतक के कौन कौन से एग्जाम्पल? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बात की कनेक्टिव टिश्यू की, संयोजी ऊतकों की बात करें हम, जैसे मसल्स टिश्यू होते हैं, जैसे बोन्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू में आती है वो भी। तो इस प्रकार से टिश्यू बन जाएंगे। सेल से टिश्यू बने। टिश्यू के बाद में जब टिश्यू आपस में मिलेंगे तब बनेगा ऑर्गन, अंग बनता है। टिश्यू से अंग बनेंगे। जब ये ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तंत्र का निर्माण होता है। और जब शरीर के सभी तंत्र आपस में जब मिल जाएंगे, सभी तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं, तब निर्माण होता है शरीर का, बॉडी का। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है बॉडी बनने की एक सीक्वेंस होती है, एक क्रम होता है शरीर के निर्माण का क्रम। तो देखिए, पहले सेल बनेगी किसी भी बॉडी के अंदर, उसके बाद में सेल से टिश्यू बनेंगे, ऊतक बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन अर्थात अंग बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा और सिस्टम से बॉडी बनेगी। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, हम जिस सिस्टम की अभी बात करेंगे वो सिस्टम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होगा उसको हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और वो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो आसानी से किसी भी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, हमने अभी क्या बात की? हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं मानव तंत्र की, ह्यूमन सिस्टम की। ह्यूमन सिस्टम जो होता है उसको बताने से पहले हमने बात की कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, इसीलिए हमने उसको बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल इसलिए बोला क्योंकि कोशिका जो होती है उसका एक शेप होता है, और उस शेप के कारण ही धीरे धीरे बॉडी का शेप आता है। क्योंकि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू का खुद का एक शेप होगा, उसके बाद में फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन का शेप होगा, ऑर्गन के बाद में सिस्टम बनेगा, सिस्टम के बाद में बॉडी बन जाएगी, तो बॉडी का पूरा एक शेप आ जाएगा। तो इसीलिए हमने, क्योंकि शेप शुरुआत के अंदर किससे आ रहा था, जो सबसे इनिशियल जो स्टार्टिंग थी वो किससे हो रही थी? सेल से, इसीलिए हमने उसको बोला है स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट की बोलेंगे क्योंकि देखो, सेल के अंदर ही सारे ऑर्गेनल होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, न्यूक्लियस होता है। तो वो सारे जो सेल ऑर्गेनल है वो अपना अपना काम करते हैं। तो बेसिक यूनिट सेल थी, सेल का एक शेप था, इसलिए हमने उसको बोला स्ट्रक्चरल यूनिट, और उसके अंदर सारे फंक्शन हो रहे थे और वो बेसिक यूनिट थी, इसलिए हमने उसको बोला है फंक्शनल यूनिट। तो देखो, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, उसके बाद में सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी।
हम यहाँ अलग अलग प्रकार के सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि हमने टॉपिक लिया है ह्यूमन सिस्टम का, तो हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके बाद में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो अलग अलग सिस्टम आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा जो पहला सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र क्या है, अभी हमने बात की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन क्या थी डाइजेशन की। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ complex non-soluble substances by enzymatic hydrolysis into small water soluble molecules which can be easily absorbed by cell. तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, पाचन जो होता है, डाइजेशन जो होता है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस, जटिल अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं, वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किसमें बदल जाएंगे? छोटे जल में घुलनशील अणुओं के अंदर। और वे जो जल में घुलनशील अणु है उनको आसानी से कोई भी कोशिका एब्जॉर्ब कर सके, उसके अंदर हमको बदलना है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। वापस देखिए क्या चीज है, हमने कोई जटिल भोज्य पदार्थ खाया, हमने कोई कॉम्प्लेक्स नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस लिया, जैसे हम खाना खाते हैं, हमने रोटी खाई, ठीक है, तो हमने उस चपाती का निवाला हमारे मुंह के अंदर रखा, तो वो जो चपाती का निवाला था, वो जो टुकड़ा था रोटी का, वो कैसा था? कॉम्प्लेक्स है, नॉन सॉल्युबल है, अभी तक तो हार्ड है वो। हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, मतलब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी, और बहुत सारे एंजाइम जो है उसके ऊपर क्रिया करेंगे, तो वो रोटी का टुकड़ा जो हार्ड था, जो थोड़ा सा कठोर था और जल में जो नॉन सॉल्युबल था, वो अब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घुलने लगेगा हमारी बॉडी के अंदर, और वो छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे अणुओं के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, जो आसानी से जल में घुल जाते हैं। और ये जो छोटे अणु होते हैं उनको कोशिका आसानी से अवशोषित कर लेती है, आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू बदलते हैं। उसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपल सी डेफिनेशन डाइजेशन की। अब डाइजेशन के अंदर जो सिस्टम हम काम में लेंगे उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस एंड व्हिच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय सेल। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन। और इस डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम काम करेगा, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जिसको बोलते हैं। देखिए
एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है 4.5 मीटर। एक एवरेज एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ की बात करें तो 4.5 मीटर होती है। और जब किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो वो एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसकी लेंथ करीब 8 से 10 मीटर। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 4.5 मीटर लिविंग कंडीशन में, और जब डेथ हो जाती है तब एक्सटेंड हो जाएगी और उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 8 से 10 मीटर के करीब हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग ऑर्गन आते हैं, हमने जस्ट अभी बात की थी, जैसे एग्जांपल हमने बात की थी स्टमक की, इंटेस्टाइन की बात की थी, तो हम यहाँ पर उस एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन को लिख देते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, देखो सबसे पहला जो पोर्शन आएगा, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज माउथ। मुख, माउथ जिसके अंदर ओपन होगा उसको बोलेंगे हम बक्कल कैविटी। फिर बक्कल कैविटी के बाद में जो पोर्शन आएगा उसको बोलेंगे हम फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में जो पोर्शन आएगा उसको बोलेंगे हम ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में स्टमक आएगा। स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर आ जाता है एनस, एनस पोर। तो देखिए हम इस चीज को मैं हिंदी में बोल देता हूँ। माउथ सबसे पहले आहार नाल के अंदर जो संरचना आएगी उसको हम मुख कहेंगे। उसके बाद में आएगी बक्कल कैविटी, मुख गुहा जिसको कहते हैं। फिर आएगी ग्रसनी, फेरिंग्स को ग्रसनी कहते हैं। फिर ग्रसनी के बाद में आता है ईसोफेगस, ग्रसिका, ग्रास नली जिसको बोलते हैं अपन। फिर ग्रास नली के बाद में मतलब ईसोफेगस के बाद में आएगा स्टमक जिसको आमाशय कहते हैं। स्टमक के बाद में आएगा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में आ जाता है गुदीय नाल और गुदा। तो देखिए इसको वापस से हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको डिवाइड करते हैं। फेरिंग्स जो होता है वो वापस 3 प्रकार का होता है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, और एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। कि उसी प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो भी 3 अलग अलग भागों से मिलकर बनी होती है। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन ये भी 3 अलग अलग पोर्शन से मिलकर बनेगी। एक को बोलेंगे हम सीकम, कॉलोन और रेक्टम। रेक्टम के बाद में आता है एनल कैनाल, एनस कैनाल, और उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा पोर, एनस पोर जिसको बोलेंगे हम। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हो जाएगा। देखो हिंदी में क्या कहते हैं, ये फेरिंग्स जो है, जो ग्रसनी वाला भाग है, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। नेजोफेरिंग्स मतलब नासिका ग्रसनी, ओरोफेरिंग्स मतलब मुखीय ग्रसनी, और लेरिंगोफेरिंग्स मतलब कंठीय ग्रसनी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है उसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक भाग की हमने ग्रहणी की, उसके बाद में मध्यांत्र और फिर शुद्धांत्र। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी हमने बात की सीकम, कोलन, रेक्टम की। तो सीकम जो होता है वो होती है अंधनाल, कॉलन जो है उसको बोलते हैं बृहदांत्र, और रेक्टम जो होता है उसको बोलते हैं मलाशय। तो ये पूरा का पूरा अलग अलग भाग हो जाएंगे। ये सभी भाग मिल करके जिसका निर्माण करते हैं उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। जिसकी लंबाई कितनी होती है जीवित अवस्था के अंदर 4.5 मीटर, और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ये कितनी हो जाती है 8 से 10 मीटर तक। तो ये हमें पहले अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। अब हम एक एक भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो आएगा माउथ।
देखिए, तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन का, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा ह्यूमन फेस, और यहाँ यहाँ इस तरफ जो है वो मैं माउथ बना रहा हूँ, ये बक्कल कैविटी हो जाएगी, यहाँ फेरिंग्स आ जाएगा, और ये आ जाएगी ईसोफेगस। ये क्या है? मुंह है। इसको क्या बोलते हैं अपन? मुख गुहा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ग्रसनी। इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? ग्रास नली। ग्रास नली किसमें खुलती है? आमाशय के अंदर। तो ये वाला भाग हो जाएगा स्टमक। स्टमक के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है साइड में? लीवर, यकृत ग्रंथि ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। फिर जो स्टमक है, जो आमाशय है, वो किसमें खुलेगा? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत का पहला भाग जो होता है उसका नाम क्या होता है? ड्यूलोनम। ग्रहणी जिसको बोलते हैं हम। छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? ग्रहणी, ड्यूलोनम। फिर दूसरा भाग क्या हो जाएगा? जेजुनम। जेजुनम के बाद में कौन सा भाग आता है? इलियम। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा, मुझे क्योंकि कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना देता हूँ ताकि ये कॉइल लगे। अब इस वाले भाग को थोड़ा सा मिटा देते हैं हम और व्यवस्थित बना देंगे। ये भाग जाएगा सीधा और जुड़ जाएगा अंतनाल से। तो देखिए, वापस ऊपर से डायग्राम को देखिए। सबसे पहले माउथ है, फिर माउथ के बाद में क्या है? बक्कल कैविटी, मुख गुहा है। उसके पश्चात में आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में आता है इसोफेगस, ग्रास नली। फिर ग्रास नली के बाद में आता है स्टमक, आमाशय, और आमाशय के बाद में आ जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग क्या है? ड्यूलोनम। फिर ड्यूलोनम के बाद में हम जो बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे? जेजुनम, मध्यांत्र। उसके बाद में जो भाग आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलियम, शुदांत्र। इलियम जो है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा? अंधनाल के साथ में, सिकम। अंधनाल जो होता है उसके जस्ट पास में एक अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाते, तुमने देखा होगा जब खाना जो है वो अपेंडिक्स के अंदर फंस जाता है तो क्या होता है? अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कारण होता है क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो पहले काम करता था, अभी हमारे बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, हमारी बॉडी में भी किसी काम का नहीं है। पहले ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता था, सेल्यूलोज का पाचन करता था, लेकिन अब सेल्यूलोज का पाचन हो नहीं पाता अगर तुम ज्यादा कच्चा खाते हो पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम कच्ची सब्जियां खाते हो ज्यादातर, जैसे जिसके अंदर टमाटर की ऊपर वाली जैसे छिलका हो गया, या मिर्च के ऊपर वाला छिलका हो गया, मिर्च के बीज हो गए, टमाटर के बीज हो गए, बैंगन के बीज हो गए, तो इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज बहुत हार्ड होता है, वो तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती।
तो ये धीरे धीरे जमता रहेगा तुम्हारे अपेंडिक्स के अंदर, और उसके बाद में फिर अपेंडिक्स जो है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की क्वालिटी है ही नहीं है, तो सेल्यूलोज एंजाइम अपेंडिक्स में नहीं है, इसीलिए वो जमा हो जाएगा और धीरे धीरे सड़न पैदा करेगा और फिर ये कंटामिनेट हो जाएगा और इसको ये खराब हो जाएगा। तो फिर इसको ऑपरेशन करके हम काट करके निकाल देते हैं। तो अपेंडिक्स यहाँ होता है जस्ट अंतनाल के पास में। फिर देखिए यहाँ आ जाएगा सीकम, उसके ऊपर आता है कॉलम, बृहदांत्र जिसको कहते हैं हम। अब कॉलम देखो, क्योंकि देखो 3 भाग है कॉलम के, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक यहाँ इस तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जाने वाले को हम बोलेंगे आरोही बृहदांत्र, और इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग कॉलम। फिर इधर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे इसको अनुप्रस्थ बृहदांत्र या ट्रांसवर्स कॉलम। फिर वापस देखो नीचे की तरफ जा रही है तो हम इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलम या अवरोही बृहदांत्र। तो यहां तक आ जाएगा ये, और फिर आने के बाद में यहां पर इस टाइप से ऐसा शेप लेगा, इसको हम सिग्मोइड कॉलम कहते हैं। और ये ओपन हो जाएगा रेक्टम के अंदर, जिसको हम मलाशय कहते हैं। और मैं रेक्टम जो है वो जो एनस कैनाल होती है उसके थ्रू एनस पोर से ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है, जिसमें देखो लीवर ग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ वाली जो ग्लैंड है इसको हम बोलेंगे पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि बोलेंगे हम इसको। मुंह के अंदर हमारे होती है सलाइवरी ग्लैंड, और जो छोटी आंत होती है जिसके अंदर ड्यूडेनम आता है, तो यहाँ होती है ब्रूनर ग्लैंड। तो ये थोड़ी सी ग्लैंड भी होती है हमारे बॉडी के अंदर, जिसका तुमको दिमाग में रखना है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, तुम्हें डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी सिस्टम हम पढ़ेंगे, जो भी ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे, उस ह्यूमन सिस्टम के अंदर पहली चीज तुम्हें जो सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी है वो है डायग्राम। क्योंकि अगर तुमको डायग्राम नहीं पता है तो तुम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। तुम्हें जब स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं होगा तो तुम कैसे बता पाओगे कि उस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है। तो पहला हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम डायग्राम को अच्छी तरीके से याद कर ले। तो देखिए डायग्राम में क्या है, सबसे पहले माउथ है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद में फिर आती है बक्कल कैविटी, ये यहाँ मुख गुहा है। और फिर आती है फेरिंग्स, ग्रसनी जिसको बोलेंगे। फिर आता है इसोफेगस, ग्रास नली जिसको कहते हैं। ग्रास नली किसमें खुलेगी, स्टमक के अंदर, आमाशय में खुलती है। आमाशय जो है वो किसमें खुलेगा, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से थे, ग्रहणी, मध्यांत्र, शुदांत्र। और फिर शुदांत्र किसमें खुलेगा, अंतनाल के अंदर, सीकम के अंदर। उसके बाद में फिर किसमें खुलेगा, कॉलोन के अंदर, बृहदांत्र में। बृहदांत्र किसमें खुलेगा, मलाशय के अंदर। मलाशय किसमें खुलेगा, गुदीय नाल में। और गुदीय नाल से क्या हो जाएगा, गुदा जो छिद्र होता है वहां से एलिमेंट्री कैनाल पूरी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस से याद करना है, ऊपर नीचे नहीं याद करना है, क्योंकि ऊपर नीचे याद करोगे तो पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। तो देखिए हमें बिल्कुल सीक्वेंस से ही दिमाग में रखना है इस चीजों को। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पहला पोर्शन था वो है माउथ। तो हम वापस यहाँ पर माउथ के बारे में बात करेंगे कि मुख क्या होता है। देखिए सामान्य रूप से हम बात करें, जनरली बात करें, तो माउथ जो होता है वो सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे एपिकल रीजन होगा, सबसे फर्स्ट पोर्शन होगा एलिमेंट्री कैनाल का, जो कवर होता है लिप के द्वारा। होठ जो होते हैं उसके द्वारा वो कवर रहेगा, हम कह सकते हैं कि सीमांकित रहेगा, मार्जिन रहेगा। तो मुख के चारों तरफ क्या होते हैं, लिप होते हैं। एक तो होता है अपर लिप, एक होता है लोअर लिप। अपर लिप और लोअर लिप जो होते हैं, जिसको हम होठ कहते हैं, तो ऊपरी होठ और निचले होठ जो होते हैं वो वास्तव में बनते हैं स्किन के फोल्ड से, त्वचा के वलनों से होठों का निर्माण होता है। और ये होठ जब हम बाहर से देखते हैं तब तो हमको बिल्कुल इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चिपचिपाहट नहीं है, ना ही लसलसा है ये होठ। लेकिन जैसे ही हम हमारे मुंह के अंदर वाले होठ को देखते हैं तो वो लसलसा होता है, चिपचिपा होता है, स्लाइमी होता है, म्यूकस लेयर होती है उसके ऊपर। तो देखिए ये क्या कारण होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि माउथ के अंदर की तरफ के जो लिप होते हैं वो लिप के पास में सीरस ग्लैंड होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है, सीरस ग्लैंड। ये सीरस ग्रंथियां जो है वो म्यूकस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। किसका रूपांतरण है ये, म्यूकस ग्रंथियों का रूपांतरण, मॉडिफाइड होती है ये किससे, म्यूकस ग्लैंड से। तो इसलिए ये वाटर लाइक सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट करेगी, सीक्रेशन निकालेगी अपने अंदर से सीरस ग्लैंड। इसीलिए हमारे होठ अंदर से कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ये तो हमें पता चल गया। अच्छा कौन कौन से, तो ऊपरी होठ होते हैं, निचले होठ होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो एक तो होता है अपर लिप,
एक होता है लोअर लिप। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपरी होठ, ये हो जाएगा निचला होठ। अब देखो होठ के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, माउथ के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर नहीं अंदर। तो होठ के जैसे ही हम हमारे होठ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इस तरह से अगर मैं ऊपर करूं तो तुम देखोगे एक फिलामेंट होता है, एक बिल्कुल एक छोटा सा तंतु होता है जो हमारे होठ को मसूड़ों से जोड़ के रखता है। अगर मैं ज्यादा खींचूं तो वो तंतु कितनी बार टूट भी जाता है, फिर दर्द होता है हमको। ठीक है, चाहे तो खींच के देख सकते हो। तो ये होठ जो है, उसके ऊपर वाले होठ और नीचे वाले होठ, दोनों ही होठों से एक फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है जो हमारे मसूड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अगर ऊपरी होठ की बात करूं, मैं अपर लिप की बात करूं, तो यहां जो फिलामेंट होगा उसको बोलेंगे हम सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम। और अगर लोअर लिप की बात करूं तो यहां हो जाएगा इंफेरियर लेबियल फ्रेन्यूलम। ठीक है, फिर माउथ वाला पोर्शन खत्म। इतनी ही बात करनी है हमको। माउथ के अंदर हमको क्या बात करनी है? जब कभी भी तो मुख के बारे में लिखो तो मुख लिखते ही बताना है कि देखिए मुख वाला भाग जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, फर्स्ट पोर्शन होता है, जो किससे सीमांकित होता है? मार्जिन किससे रहता है? वो लिप से, अपर लिप और लोअर लिप, ऊपरी होठों और निचले होठों के द्वारा। और ये होठ जो होते हैं वो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य त्वचा की भांति दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल चिपचिपे होते हैं, वो स्लाइमी होते हैं। चिपचिपे होने का कारण क्या है? उसके अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सीरस ग्लैंड पाई जाती है। ये सीरस ग्लैंड किससे बनी है? म्यूकस ग्लैंड से। और इसीलिए ये चिपचिपे पदार्थ का स्त्रवण करती है, इसीलिए ये स्लाइम जो लेयर होती है, या हम कह सकते हैं वाटर लाइक सब्सटेंस जो होती है, उसको सीक्रेट करती है। फिर अपर लिप और लोअर लिप जिससे जॉ से जुड़े हुए, मसूड़ों से जुड़े हुए रहते हैं, हमारे गम से जुड़े हुए रहते हैं, तो किससे जुड़े हुए रहेंगे वो? एक तो होता है लेबियल फ्रेन्युलम सुपीरियर वाला, ऊपर वाला, और एक होता है इंफीरियर लेबियल फ्रेन्युलम से। तो नीचे वाला जो लेबियल फ्रेन्युलम है उससे हमारे निचले होठ जुड़े हुए रहेंगे, और ऊपर वाले से ऊपर वाला होठ जो है वो मसूड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा। माउथ के बारे में इतना बताना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद में फिर सेकंड नंबर की बात करें हम, तो माउथ किस में ओपन होगा? बक्कल कैविटी के अंदर। बिल्कुल से सिंपल, देखो डायग्राम में देख लो, माउथ किस में ओपन हो रहा है? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है। तो हम बात करेंगे बक्कल कैविटी की। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? मुख गुहा। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे बक्कल कैविटी की, मुख गुहा की बात करेंगे। देखिए मुख गुहा जो होता है, ये मुख गुहा के वापस दो भाग हो जाएंगे। एक को तो हम बोलेंगे बक्कल वेस्टिब्यूल, मुख प्रघाण, और एक को बोलेंगे मेन बक्कल कैविटी। ठीक है, एक तो मुख्य प्रघाण हो जाएगा, एक हो जाएगी मुख्य मुख गुहा। मुख गुहा के दो भाग, बक्कल वेस्टिब्यूल मतलब मुख प्रघाण, और मुख्य मुख गुहा। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज है, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बक्कल कैविटी वास्तविकता में होती कहां पर है। तो देखिए जैसे ही हम हमारे मुंह के अंदर देखते हैं तो होठों के बाद में बक्कल कैविटी शुरू हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो मुंह के अंदर वाला भाग है, जहां पर हम भोजन को चबाते हैं, अस्थायी रूप से हम उसको रखते हैं। ठीक है, टेम्परेरी हम जब भोजन को थोड़ा सा अपने मुंह में रखेंगे, जब हम वहां पर च्यूइंग मैकेनिज्म अपनाते हैं, दांतों में भोजन को बीच में ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं, तो वो वाला जो पोर्शन होता है जहां जीभ होती है, टंग होती है, जहां तीत होते हैं, जहां पैलेट होती है, उस वाले पोर्शन को हम कहते हैं बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो मुख गुहा एक ऐसा चैम्बर है जिसकी रूफ जो होती है, जिसकी छत जो है वो तो तालू से बनती है। तालू को हम बोलते हैं पैलेट, जिसके दोनों साइड की दीवारें जो होती है वो गाल से बनती है। चिक जो होती है हमारे अंदर के जो लेयर होती है उससे बनती है। और नीचे वाला जो बक्कल कैविटी का फर्श है वो किससे बनेगा? जीभ से बनता है, टंग से बनता है। तो देखिए बक्कल कैविटी एक चैम्बर है जिसकी छत किससे बनी है? पैलेट से। दोनों साइड की दीवारें किससे बनी है? जो गाल होते हैं हमारे उससे बनी है। और नीचे वाला जो फर्श है वो किससे बना है? तो फर्श जो होता है वो बना है टंग से, जबान से बना है, जीभ से बना है। तो ये तो पता चल गया। फिर वापस इसके दो भाग, आगे वाला भाग जो होगा उसको बोलेंगे अपन बक्कल वेस्टिब्यूल। ये कौन सा भाग होता है? ये देखिए ये हमारे मसूड़ों और गालों के बीच का पोर्शन है। देखो ये हमारे किसके बीच का पोर्शन है? गम और चिक, इसके बीच का पोर्शन है, जहां पर हम कुछ समय तक, कुछ टाइम तक टेम्परेरी फॉर्म में भोजन को रखते हैं, टेम्परेरी फॉर्म में हम फूड को रखेंगे, उस पोर्शन को हम बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। बात आती है मेन बक्कल कैविटी की। तो मेन बक्कल कैविटी जो है उसकी रूफ से स्टार्ट करते हैं हम। उसकी रूफ किससे बनी है? पैलेट से बनी है, हिंदी में बोलते हैं उसको तालू। देखिए अपनी जीभ जो है
अपनी टंग उसको ऊपर की तरफ फेरिए, एक बार ऊपर की तरफ ले जाइए और फिर उसको एक बार रब कीजिए। तो जब आप अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर ऊपर की तरफ लेके जाते हो, तो ऊपर की तरफ लेके जाने पर आपको महसूस होगा कि आगे वाला जो पोर्शन होता है वो तो होता है हार्ड, और पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट। तो इसका कारण है, उस पूरे ही पोर्शन को हम बोलेंगे पैलेट, आगे वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपन सॉफ्ट पैलेट। अब हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट जो है उसमें हम बात करेंगे कि ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो ये पूरी की पूरी पैलेट जो है वो जिससे बनी होती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिला और पैलेटाइन बोन। हमारे पैलेट जो है वो बोन से मिलकर बनी होती है, एक तो मैक्सिला बोन होती है और एक पैलेटाइन बोन होती है, पैलेटाइन बोन होती है। इन्हीं बोन से मिलकर के पैलेट बनती है, और इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैलेटाइन रुगे होते हैं। क्या होते हैं? पैलेटाइन रुगे अर्थात पैलेटाइन वालिया होती है। देखिए यहाँ पर वापस अपन थोड़ा सा बात करेंगे कि आगे वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, थोड़ी सी वालिया वलन फोल्ड होते हैं, उसके अंदर उभार होते हैं थोड़े से। वापस एक बार महसूस करके देख लीजिए अपने ऊपर, जो आगे वाला पोर्शन होता है मुख गुहा का वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो वही हार्ड वाला जो पोर्शन है उसको हमने बोला है हार्ड पैलेट, और हार्ड पैलेट जो है वो किससे बनी है? तो हमने बात की मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बनी है, और वहां पर उसके हार्ड होने का कारण क्या है? पैलेटाइन रुगे, जो पैलेटाइन वालिया है वो उसके हार्ड होने का कारण है। ये रुगे, ये वालिया जो होती है वो काम क्या करती है? तो देखिए ये काम क्या करेगी, जब हम भोजन को चबाते हैं मुंह के अंदर तो भोजन को आगे की तरफ फिसलने से रोकती है। ये पैलेटाइन रुगे क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी फूड पार्टिकल को आगे की तरफ स्लिप होने से। ये पैलेटाइन वालियों के अंदर जैसे भोजन अपन चबाते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, वो दीवार पर टच होगा, और दीवार की तरफ टच होकर के वो हमारे होठों तक ना आ जाए, इसीलिए पैलेटाइन रुगे जो होते हैं वो क्या करेंगे? उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ही रखेंगे। ऊपर जाएगा फूड पार्टिकल, दीवार से टकरा करके वापस उस वालियों से टकरा करके नीचे की तरफ पीछे आएगा, ठीक है ना, पोस्टीरियर रीजन पर आना शुरू हो जाएगा, एंटीरियर पोर्शन पर नहीं जाएगा वो खाना खाते समय। तो ये भाग होता है। तो हम जब भोजन चबाते हैं तो यहाँ जो पैलेटाइन रुगे होता है, ये रुगे क्या करेगा, जब हम फूड ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको टकरा करके वापस नीचे और पीछे की तरफ लेके आएगा, आगे की तरफ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि भोजन को आखिर में जाना कहाँ है? यहाँ जाना है, यहाँ थोड़ी जाना है। तो यहाँ जाना है, इसलिए वो फोल्ड जो होते हैं वो इस तरफ से होते हैं, ऐसे इस तरफ से फोल्ड होंगे, तो वो भोजन यहाँ जाएगा, टकरा करके वापस पीछे की तरफ आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, इसी को हम पैलेटाइन रुगे कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं, मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, उनके अंदर ये थोड़े से विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। किसकी तुलना में? हर्बीवोरस एनिमल की तुलना में। जो शाकाहारी प्राणी है उसकी तुलना में मांसाहारियों के अंदर ये ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि उनको शिकार करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये हार्ड पैलेट के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरी बात करें सॉफ्ट पैलेट के बारे में, तो सॉफ्ट पैलेट जो होती है वो किससे बनी होती है? एक तो इनवॉलंटरी मसल होती है, इसके अंदर अनैच्छिक पेशियां होती है। दूसरी बात करें तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ में म्यूकस लेयर भी होती है, चिपचिपा होता है ये लेयर पूरा का पूरा। ये जो सॉफ्ट पैलेट है वो थोड़ा सा एकदम चिकना होगा, चिपचिपा होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है बहुत ही ज्यादा। तो ये सॉफ्ट पैलेट का कारण है क्योंकि वो म्यूकस लेयर से पूरी की पूरी कवर है और उसमें कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इसीलिए हमने इसको बोला है इनवॉलंटरी मसल, अनैच्छिक, हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करती है। अब ये पूरी की पूरी जो पैलेट है वो वास्तव में देखा जाए तो एक सेप्टम है, एक पट्ट है। किसके बीच का? नासिका गुहा और मुख के बीच का एक पट्ट है। अब ये जो लाइन है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा वापस डायग्राम से। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो भाग है ये तो हो जाएगा हमारा मुख, ठीक है। ये जो है ये हो जाएगा हमारा नेजल पैसेज, तो ये हो जाएगा नेजल पैसेज, नासिका मार्ग। ये हो जाएगा बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो मुख गुहा और नासिका मार्ग, इसके बीच में एक पट्ट है, उसी पट्ट को हमने क्या बोला है? पैलेट।
उस सेप्टम को हमने क्या बोला है, पैलेट। वास्तव में देख लो, ये एक पट्टी है जो नेसल पैसेज को बक्कल कैविटी से अलग कर रख रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है इसी को हमने पैलेट कहा है, ठीक है। एंटीरियर जो पोर्शन है उस पैलेट को हमने क्या नाम दिया है, जहां पर पैलेटाइन रुगे है उसको हमने नाम दिया है हार्ड पैलेट, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है बिल्कुल पीछे वाला उसको हमने नाम क्या दिया है, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, कोमल तालु जिसको कहते हैं। ये जो सॉफ्ट पैलेट है उसके जस्ट पीछे की तरफ वाला पोर्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम बोलते हैं यूवला। क्या कहेंगे, यूवला, ठीक है, वीलम पैलेटाइन। यूवला जो होता है उसको सामान्य भाषा में अपन कहे तो गले की घंटी कहते हैं, ठीक है। गले की घंटी आपको मालूम है सबको। जब ये गले की घंटी जो होती है इसी को हमने अब क्या नाम दिया है, यूवला वेलम पैलेटाइन। और ये क्या काम करती है, गले की घंटी क्या काम करती है, घंटी बजाती है? नहीं, घंटी नहीं बजाती है। ये क्या काम करेगी, जब अपन खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तब ये एक्सटेंड हो जाती है, मतलब फैल जाती है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, कौन सा वाला भाग, नेजल पैसेज का ये वाला जो भाग होता है, देखो यहाँ गैप है ना, जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल जो होते हैं, ये वाला पोर्शन इंटरनल आंतरिक नासा छिद्र, इंटरनल नॉस्ट्रिल जो होता है उसको कवर करने का काम करेगा। समझ में नहीं आया, समझाता हूं वापस। देखो, हमने सांस ली, ये नाक के छेद है, इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। यहां से हवा जाएगी, गई हवा, हवा जाने के बाद में नेजल पैसेज होता है यहाँ पर, यहां से जाएगी हवा, एयर यहां से जाएगी और यहां से होकर के वो इंटरनल नॉस्ट्रिल से होते हुए आगे चली जाएगी। और कहां जाएगी, तो हम बात करेंगे ये कहां जाएगी, सीधी जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली जो होती है वहां चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो देखो बात होगी श्वास की, ठीक है ना। ये तो श्वास की बात होगी कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, वेंटिलेशन की बात होगी, ठीक है ना। अब हम बात करें खाना खाने की, तो हम खाना कहां से खाते हैं, मुंह से, नाक से तो कोई नहीं खाता, तो मुंह से हम खाना खाते हैं। अब देखिए, खाना भी खा रहे हैं और श्वास भी ले रहे हैं, अच्छी बात है। हमने जब खाना यहाँ पर रखा, बक्कल कैविटी में हमने रखा, हम भोजन को चबाते हैं तो आराम से सांस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं तो हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि वो भोजन जो होता है, जो फूड होता है, वो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही हम उस बक्कल कैविटी से फूड को आगे की तरफ भेजते हैं, तब क्या है, देखो यहाँ पर कौन क्रॉस कर रहा है, एयर। यहां से तो हवा आ रही है जो कहां जा रही है, ट्रैकिया के अंदर, श्वास नली में जा रही है। और जो फूड है वो कहां जाएगा, यहां से ये फूड जाएगा ईसोफेगस के अंदर। इसका नाम क्या है, ईसोफेगस, ग्रास नली। तो ये तो भोजन तो ग्रास नली में जा रहा है, और हवा जो है वो कहां जा रही है, एयर कहां जा रही है, ट्रैकिया के अंदर जा रही है। अब दोनों एक साथ में तो हो नहीं सकता, या तो हवा तो खुद जा या फिर भोजन को जाने दे। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रकृति ने, कुदरत ने क्या सिस्टम किया, ये स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया, वेलम पैलेटाइन। किसका पोर्शन होता है ये, सॉफ्ट पैलेट का पोस्टीरियर रीजन जो है वो होता है। तो कोमल तालु जो है उसके पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, वेलम पैलेटाइन, गले की घंटी। और वो गले की घंटी क्या करेगी कि जब तुम भोजन को निगलोगे, जब तुम भोजन को इसोफेगस के अंदर डालोगे, तब ये वेलम पैलेटाइन एक्सटेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। इस तरीके से ये वेलम पैलेटाइन ऐसा होता है, तो ये अब कैसा हो जाएगा, ऐसा एक्सटेंड, फैल जाएगा। और फैल करके इंटरनल नॉस्ट्रिल जो होता है, आंतरिक नासा छिद्र, देखिए यहाँ पे अभी गैप दिख रहा था, मैंने बंद कर दिया उसको, तो उसको बंद कर देगा। बंद कर देगा तो हवा आनी बंद हो जाएगी। जब हवा आनी बंद हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, भोजन आसानी से यहाँ पर चला जाएगा। क्योंकि देखो कारण है, एक तो भोजन जो है वो नाक में नहीं जाना चाहिए, तो वेलम पैलेटाइन तो क्या करेगा, गले की घंटी क्या करेगी, यूवला क्या करेगा, एक्सटेंड होकर के आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देगा। तो भोजन निगलते समय या पानी पीते समय नाक के अंदर से पानी या भोजन जो है वो नहीं आएगा। और दूसरी चीज, यहाँ ये जो ट्रैकिया बनाया है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो एपिग्लोटिस होता है, ठीक है ना, घाटी ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं अपन। तो ये जो ढक्कन है वो बंद होना जरूरी है। अगर ये बंद नहीं हुआ तो भी फूड जो है वो कहाँ चला जाएगा, ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा, श्वास नली में भोजन के कण चले जाएंगे, तो वो भी खतरा है।
तो दोनों ही सिस्टम हवा ना जाने से, यूवला के एक्सटेंड हो जाने से ना तो फूड के पार्टिकल नेजल पैसेज में जा पाएंगे और ना ही ट्रैकिया के अंदर जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एपिग्लोटिस ने उस ट्रैकिया को क्लोज कर दिया था और यूवला ने तो क्या कर दिया था, पूरा एयर जो है उसकी सप्लाई ही बंद कर दी थी अंदर की तरफ आने वाली। तो फूड आसानी से बक्कल कैविटी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस के अंदर, तो कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो ये चीज थोड़ी सी समझनी जरूरी है कि यूवला जो होता है या वीलम पैलेटाइन जो होता है उसका काम क्या होता है। तो देखिए एक बार वापस अपन समझते हैं इस चीज को। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में हमने पहला जो पोर्शन लिया है वो लिया है माउथ। माउथ जो है वो अपर और लोअर लिप से मार्जिन रहता है। अपर और लोअर लिप जो है वो हमारे अंदर की तरफ के जो मसूड़े होते हैं उससे लेबियल फ्रेन्युलम से जुड़ा हुआ रहता है। फिर दूसरी बात, माउथ किस में ओपन होगा, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के दो पोर्शन होते हैं। आगे वाला जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल कहाँ पर होता है, तो हम बात करेंगे ये मसूड़ों और गाल के बीच का पोर्शन होता है। गम और चिक जो है उसके बीच का एक पोर्शन होता है जहां पर फूड टेम्परेरी फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद में बात करें मेन बक्कल कैविटी की, तो मेन जो पूरा रीजन है बक्कल कैविटी का उसी को हम मेन बक्कल कैविटी कहेंगे। बक्कल कैविटी इज इन चैम्बर, इज ए चैम्बर जहां जो जिसका रूफ जो होता है, जिसकी छत जो है वो किससे बनी होती है, पैलेट से। एंड जो उसका सरफेस है, जो नीचे वाला जो सतह है वो किससे बना हुआ, उसका फर्श टंग से बना हुआ होता है। उसके दोनों साइड की दीवारें जो है वो गाल से बनी हुई होती है। तो चैम्बर है बक्कल कैविटी। हम बात कर रहे हैं उसके छत की सबसे पहले। तो छत जो है उसकी शुरुआत वाली छत जो है, जो आगे वाला जो पोर्शन होता है, ये देखो, ये आगे वाला जो मुख के सबसे आगे वाला पोर्शन जो होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड पैलेट। किससे बना है, मैग्जिला और पैलेटाइन बोन से बना है। इसके कारण इसमें क्या बन गए हैं, रुगे बन गए हैं। उसको हमने क्या नाम दिया, पैलेटाइन बालिया, पैलेटाइन रुगे नाम दिया हमने। क्या करती है ये, जब फूड हम खाते हैं तो फूड के पार्टिकल आगे की तरफ फिसल ना जाए, उसको रोकने के लिए ये होते हैं। उसको प्रिवेंट करेंगे, फिसलने से रोकेंगे। फिर उसके पीछे वाला पोर्शन सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट इनवॉलेंट्री मसल से बनता है, अनैच्छिक पेशियों से निर्मित संरचना होती है। उसमें बहुत ज्यादा संयोजी ऊतक होते हैं, उसके अंदर म्यूकस लेयर होती है, ठीक है ना। फिर ये भाग जो है सॉफ्ट पैलेट के पीछे वाला भाग, वो एक संरचना बनाएगा, उसको हम बोलेंगे यूवला। यूवला क्या काम करता है, तो सिंपल सी बात कहनी है, यूवला भोजन को अंदर की तरफ या पानी को जब अंदर की तरफ हम लेंगे तब क्या करेगा, नेजल पैसेज का जो इंटरनल नॉस्ट्रिल वाला जो पोर्शन होता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल को वो क्लोज कर देगा। उससे फूड और जो वाटर के जो अमाउंट होगा वो नेजल पैसेज के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में पहली बात है ना, पहला भाग जो है पैलेट। फिर इसके बाद में देखो हम बात करेंगे टंग के बारे में। सेकेंड पोर्शन जो बक्कल कैविटी का फर्श होता है, ये नीचे वाला जो है ये टंग, इसकी बात करेंगे। जिह्वा, जीभ की बात करते हैं। देखिए जीभ जो होती है, जीभ की स्ट्रक्चर अगर बनाए तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक पूरा का पूरा पेशीय स्तर है, पेशीय संरचना है, ठीक है ना। एक कैसी है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पेशीय अंग होता है ये। तो ये हो जाएगी जीवान, टंग हो जाएगी ये। अब ये जो टंग है, इसका पोस्टीरियर रीजन जो होता है, पीछे वाला जो भाग होता है, वो तो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है, फेरिंग्स या ग्रसनी क्षेत्र के अंदर रहता है। और आगे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है बक्कल कैविटी के अंदर। तो जीभ जो होती है वो देखो पीछे वाले भाग के अंदर अगर है तो उसको हम बोलेंगे फेरेंजियल रीजन, और आगे वाले भाग के अंदर मतलब है तो उसको हम बोलेंगे बक्कल कैविटी रीजन। तो फेरेंजियल रीजन कहाँ होता है, देखो फेरिंग्स हमने यहाँ बात की थी, फेरिंग्स यहाँ होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ग्रसनी, ठीक है। इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। पहले हम बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो ग्रसनी क्षेत्र तक होता है, इसलिए हम यहाँ इसकी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो ये जीभ है, जीभ के पीछे वाला भाग, पोस्टीरियर रीजन ऑफ टंग इज सिचुएटेड इन फेरिंग्स, सो दिस इज नोन एज फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, ठीक है। कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3 भाग होता है। आगे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, बक्कल कैविटी का। तो ये बक्कल कैविटी वाला रीजन है, मुख गुहा वाला भाग है, ठीक है। कितना होता है, 2/3 होगा, 2/3 होता है पूरा का पूरा, ज्यादातर भाग बक्कल कैविटी के अंदर। अब देखिए फेरेंजियल पार्ट जो है, ग्रसनीय क्षेत्र जो है,
उसके अंदर जो जिह्वा का भाग होगा वहां पर टॉन्सिल पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लसीका गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लसीका गांठें पाई जाती है। एयर है, ठीक है, एयर अंदर जा रही है, ये अगर फिर तुम ये इसको ना मान लो, इसलिए तो ये लिम्फ नोड है, लसीका गांठें होती है पीछे की तरफ। कौन से भाग के अंदर? फेरेंजियल पार्ट के अंदर। तो हम जीभ की बात कर रहे हैं, और अब जिह्वा के अंदर जो हमने पहली बात की वो बात की कि जिह्वा का जो पीछे वाला भाग होता है वहां पर लसीका गांठें होती है, और उसको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लसीका गांठ वाला जो क्षेत्र है, जब जैसे ही वो खत्म होता है तो वहां पर वी आकार में, देखिए वी शेप है, तो वी शेप के अंदर एक लाइन है आएगी, उसको हम बोलेंगे सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस वी शेप है, और ये वी शेप जहां दोनों वी शेप कंबाइन होंगे वहां पर एक गर्त, एक गड्ढा बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम फोरामन सीकम। तो फोरामन सीकम कौन सा भाग है? जहां सल्कस टर्मिनलिस जब आपस में जुड़ रही है तो वो वाला भाग हो जाएगा फोरामन सीकम। अब देखिए पूरी की पूरी जो जीव है उसके अंदर दुनिया भर की टेस्ट बर्ड होती है, ठीक है ना, जो गस्टेटरी रिसेप्टर होती है, मतलब कह सकते हैं हम स्वाद ग्राही होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत सारी पेपिली होगी। देखो पहली जो पेपिली होती है सल्कस टर्मिनलिस के पास में होती है, नंबर बहुत कम होते हैं लेकिन उसका आकार, उसकी साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं सर्कम वेलम पेपिली। ठीक है, बड़ी बड़ी होती है और कम होती है संख्या के अंदर, नंबर उसका कम होता है। नाम क्या है? सर्कम वेलम पेपिली। फिर सर्कम वेलम पेपिली के बिल्कुल पास में और लेटरल भाग पर, जो पार्श्वीय भाग होता है, वहां पर फोलिएट पेपिली होती है। ये फोलिएट पेपिली क्या करती है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, टंग का वेस्टिजियल ऑर्गन फोलिएट पेपिली है, पत्ती जैसे दिखती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने इसको लाइन से बनाया, 3 लाइन। फिर देखिए पूरी की पूरी जो टंग है, पूरी की पूरी जो जीभ होती है उसके अंदर होते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिली या कॉनिकल पेपिली भी कह सकते हैं क्योंकि इसका शेप कॉनिकल होता है। वाइट, बहुत ज्यादा वाइट छोटे छोटे थ्रेड होते हैं, उससे ये जुड़ी हुई रहती है टंग की सरफेस से, तो ये फिलीफॉर्म पेपिली हो जाएगी। फिर देखो बाकी और पेपिली पाई जाती है, ये भी पूरी सरफेस पर होती है, लेकिन जो ज्यादा संख्या है, लार्ज अमाउंट जो होता है वो एंटीरियर भाग पर होता है, जो हमारी जीवा के आगे वाला जो भाग होता है, जो हमारे जीभ के आगे वाला जो भाग है वहां पर ये होगा, तो उसको हम बोलेंगे अंगाइफॉर्म पेपिली। ठीक है, तो ये फंगाइफॉर्म पेपिली होती है, कवक रूपी पेपिली जिसको कह सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा टंग का स्ट्रक्चर है। अब देखिए हमने देखा है कि जो हमारा जीभ है उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो जुड़ा हुआ रहता है हायोड एपिटर से, लेकिन हायोड उपकरण होता है, उस हायोड से जुड़ा हुआ रहेगा, और हमारा जीभ का आगे वाला जो भाग होता है, एंटीरियर पोर्शन जो होता है टंग का, वो फ्री होता है। ठीक है, इसीलिए हम जीभ को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, तो एंटीरियर पोर्शन फ्री है। लेकिन उस एंटीरियर पोर्शन के अंदर हम देखेंगे कि जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, जिसको हम डोर्सल रीजन बोलते हैं, जीभ के नीचे वाला भाग, वहां से भी एक फिलामेंट जुड़ा हुआ रहता है जो लोअर जॉ से जीभ को कनेक्ट करता है। अगर जीभ को ज्यादा खींचे तो वही जो फिलामेंट है वो खींच जाता है, उससे दर्द होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलेंगे फ्रेन्युलम लिंगु। तो फ्रेन्युलम लिंगुई जो होता है वो कौन सा भाग है? जीभ के अंदर एंटीरियर पोर्शन में डोर्सल जो पार्ट है उसके अंदर फिलामेंट है, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला है? फ्रेन्युलम लिंगुई बोला है। तो ये हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए जीभ के बारे में।
फिर देखिए इसका काम क्या है, मेन चीज जीभ का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। टंग क्या करती है, देखो च्यूइंग मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर फूड को आसानी से जो सलाइवा है उसके अंदर मिलाने का काम करती है, मिक्सिंग काम करेगी ये। दूसरी चीज फूड जो होता है वो आसानी से दो दांतों के बीच में आ जाए, मतलब ऊपर वाला जॉ और नीचे वाला जॉ जो है उसके जो दांत है उसके बीच में आराम से फूड आ जाए और फूड वहां आसानी से ग्राइंड हो सके, वहां च्यूइंग हो सके। इसीलिए जीभ जो है वो उस फूड को वहां पर रखने का भी काम करेगी। तो देखिए एक तो क्या काम करती है, सैलेवा को फूड में मिक्स करने का काम करेगी। दूसरी चीज क्या काम करती है, ये हमारे दो दांतों के बीच में फूड को रखने का काम करेगी। और फिर उसके अलावा और क्या काम करती है, तो हम जब बोलते हैं स्पीच जो है हमारी उसके अंदर ये काम करेगी, सही प्रकार से हम बोल पाते हैं जीभ के कारण। ठीक है, तो ये काम होते हैं जीभ के जो हमें पता होना चाहिए। तो मेन चीज हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो ये हम कह सकते हैं ये स्वादग्राही होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। तो इसका मेन जो काम होता है वो तो स्वाद मतलब टेस्ट जो है उसका पता लगाना होता है, टेस्ट रिकग्नाइज करना होता है। तो जीभ जो है उसमें देखिए तो आगे वाला जो भाग होता है जीभ का, एंटीरियर जो पार्ट है वो पता लगाता है मीठे स्वाद का, स्वीट जो है टेस्ट, मीठा जो स्वाद है उसका पता कैसे चलेगा हमारी जीभ के अंदर, आगे वाले भाग से। फिर उसकी जो लेटरल वाला जो रीजन होता है, ठीक है, लेटरल रीजन जो है वहां पर हमको पता चलता है खट्टे स्वाद का। ठीक है, सोर जो टेस्ट है वो हमें पता चलेगा। फिर पोस्टीरियर जो रीजन होता है, पोस्टीरियर जो रीजन होगा वहां से हमें पता चलेगा कड़वे स्वाद का, बीटर टेस्ट जो है, कड़वा स्वाद जो है उसका पता चलेगा। जो मिडिल रीजन होता है वहां से हमको जैसे गार्लिक है, जिंजर है, ओनियन है, उसके टेस्ट का पता चलेगा। वैसे उसका टेस्ट तो अजीब ही होता है, बिल्कुल तीखा मीठा अजीब सा थोड़ा सा। तो देखो जिंजर जो होती है, अदरक जो होती है उसका टेस्ट कैसा होता है, या ओनियन जो होता है, या गार्लिक लहसुन जो होती है, प्याज होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, तो वो हमें पता चलेगा मिडिल पोर्शन से। फिर ये वाला जो रीजन होता है यहां से पता चलता है हमको नमकीन स्वाद का, जो साल्टी जो टेस्ट है, साल्ट जो टेस्ट होगा, नमकीन स्वाद टेस्ट हो सकता है, उसके बारे में हमें इस वाले भाग से पता चलता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिससे हमें पता चल सके कि जीभ के अंदर कौन कौन से टेस्ट का कहाँ पर हमें पता चलेगा। और ये स्ट्रक्चर है जीभ टंग का कि कौन कौन से रीजन को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, पीछे वाला भाग होता है वो फेरिंग्स के अंदर होता है, इसलिए हमने फेरेंजियल पार्ट बोला है उसको। उसमें सिर्फ और सिर्फ लिम्फ नोड होते हैं जिसका नाम दिया है हमने लिंगुअल टॉन्सिल। आगे वाला जो पूरा पार्ट है वो बकल कैविटी का पार्ट होता है, उसके अंदर होती है पेपिली, अलग अलग पेपिली होती है। सर्कमवेलम पेपिली होती है, संख्या मतलब नंबर के अंदर वो कम होगी और बड़ी होती है। फिर देखो फॉलिएट पेपिली होती है, वेस्टिजियल होती है, ये पत्ती की जैसी होती है। फिलीफॉर्म पेपिली होती है, बिंदु जैसी होती है, बहुत ज्यादा पूरी टंग की सरफेस जो है वहां पर होगी। ये फंगीफॉर्म पेपिली होती है, फंगाईफॉर्म पेपिली सॉरी, जो कवक रूपी होती है, आगे वाला भाग जो है वहां पर ज्यादा होती है संख्या के अंदर। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है वो पेपिली है, ठीक है, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। ये फंगाईफॉर्म पेपिली जो होती है इसी से हमारी जो जीभ है, जो टंग है, उसका पिंक कलर आता है। दूसरी चीज फ्रेनुलम लिंगुई है। फ्रेनुलम लिंगुई क्या होता है, तो देखो एंटीरियर पोर्शन जो होता है टंग का वो हमारे लोअर जॉ से जिस फिलामेंट से कनेक्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे फ्रेनुलम लिंगुई। ठीक, दूसरी चीज और क्या है, और हम बात करेंगे, देखो जो हमारी जो जीभ होती है वो बाहर भी आ सकती है, थोड़ी सी बाहर आती है, और हम उसको अंदर भी ले सकते हैं, चौड़ी भी हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर देखो जो हमारी टंग है वो अगर आगे पीछे मूवमेंट कर रही है, या फिर हमारी टंग जो है वो अगर फैल रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो उसके लिए अलग अलग जो मसल्स है वो काम करती है। तो एक तो मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मसल, और एक होती है इंट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल जो होती है वो तो जीभ को आगे पीछे करने का काम करेगी, और इंट्रिंसिक मसल जो होती है वो जीभ को फैलाने का, एक्सटेंड करने का काम करेगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। अभी इसके अंदर कुछ चीजें और बाकी है, जैसे कि हम बात करें तो अभी इसमें टीथ बाकी है, ठीक है, और इसके बाद में हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होती है उसकी बात करेंगे, कहाँ से निकलती है, कौन सी ट्यूब से निकलती है, टीथ कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप के टीथ होते हैं, उसकी बात करेंगे। तो अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, बक्कल कैविटी ही चल रहा है। तो देखिए पहले हमने माउथ की बात की, अभी हम बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी की। तो बक्कल कैविटी में हमने पहला ऊपर वाले छत की बात कर दी थी, पैलेट की, फिर हमने नीचे वाले फर्श की बात कर दी, टंग की। अब हम बात करेंगे दांतों की।